नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से खबर का हर पहलू बताने का। बुलेटिन में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर से, जो कि है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर में भाजपा नेता सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता संभल कर रहें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। बस्तर से काली छाया मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि जवानों की सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता संभल कर रहें। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1 साल में नक्सलियों ने बस्तर में बीजेपी के 9 नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या की है। नक्सलियों ने 9 बीजेपी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या की है। पिछले महीने पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले 17 अप्रैल को नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। यही नहीं, 6 मार्च को भी बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक भाजपा नेता की हत्या की थी। 1 मार्च को बीजापुर जिले के तोयनार गांव में पार्टी के अन्य नेता की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जब वहां एक शादी में वो शामिल होने गए थे। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नारायणपुर जिला इकाई के उपाध्यक्ष रतन दुबे की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हुई थी, जिससे पूरे बस्तर अंचल में सनसनी फैल गई थी। क्या कुछ विजय शर्मा ने चेतावनी दी है, सलाह दी है, जरा उसे सुनिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। बार प्रश्न आया था आपके माध्यम से और बार बार अपील है सबसे, सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, जवानों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, आम जन की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। और विशेष रूप से मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से, राजनीतिक कार्यकर्ता वो संभल कर रहे हैं, विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ता संभल कर रहे हैं। पुलिस का कहा, पुलिस के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करें। ये सब हम सबको करना पड़ेगा, सुरक्षा हम सबको अपनी ध्यान देनी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र, एक तरफ शौर्य है, साहस है, सफलता है, तो दूसरी तरफ चेतावनी भी है, और बड़ा सवाल है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। देखिए, प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, लगातार अटैक किए जा रहे हैं और फोर्स को सफलता भी मिल रही है। इससे एक जो मैसेज आ रहा है लगातार नक्सलियों की तरफ से कि उनके निशाने पर भाजपा के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और तमाम लोग हैं। विजय शर्मा का बयान उसी तरफ है। आपने देखा विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बड़े पैमाने पर बीजेपी नेताओं पे अटैक किया गया, हत्या की गई, उनके घर में घुसकर मारा गया और अंदरूनी इलाकों में बीजेपी के नेता कैंपेन करने तक नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद अब जब प्रदेश में सरकार आई है, बीजेपी के जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, सभी लोग आक्रामक तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कैंपेन की बात कर रहे हैं। तो विजय शर्मा का बयान वही है कि जब नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रमण हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता भी सतर्क रहें और मजबूती के साथ अभियान को चलाते रहेंगे। जी। और लगातार देखा जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा नेताओं की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। रतन दुबे की हत्या से सनसनी फैल गई थी, तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए, ये भी मृगेंद्र, क्योंकि जिस तरह से अटैक बढ़ाया गया उस तरह से सुरक्षा पर भी ध्यान देने की भी जरूरत है। बस्तर में जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के, उनको उनके जो थ्रेट का आधार है उसके आधार पर सुरक्षा दी गई है। लेकिन आप जान रहे हैं कि नक्सली जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को भी निशाना बना रहे हैं। जो जिला स्तर का पदाधिकारी है, मंडल नीचे स्तर का पदाधिकारी है, उनको भी मार रहे हैं। उतने बड़े पैमाने पे आप सुरक्षा हर व्यक्ति को मुहैया नहीं करा सकते, उसमें सतर्कता ही काम आती है। और आज विजय शर्मा ने जो कहा वो यही कहा कि आप सतर्क रहें, नक्सलियों के जो अटैक हैं उससे बचने के लिए आप सतर्क रहें, पुलिस जो निर्देश दे रही है उसका पालन करें, क्योंकि हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आमतौर पे सुरक्षा प्रदान
करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। जी, सतर्कता और बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मृगेन जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 3 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब भाजपा के साथ कांग्रेस दोनों के रणनीतिक दल ने रणनीतिकार मतदान संपन्न होते ही लोकसभा सीटों की समीक्षा भी शुरू कर दिया है। बाकायदा प्रत्याशी से लेकर जिम्मेदार इसकी समीक्षा में लग गए हैं। क्या होगा परिणाम, क्या समीक्षा के बाद राजनीतिक दल क्या कर पाए, 11 लोकसभा सीट में जीत के दावे भी कर रहे हैं। सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे कि आखिर समीक्षा में निकला क्या है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब आंतरिक रूप से सर्वे और जिम्मेदारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा का दौर शुरू हो चला है। बीजेपी शुरू से ही 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कमजोर सीटों पर जमकर फोकस भी करती नजर आई है। बीजेपी ने 4 सीटों को कमजोर माना था, जिस पर पहले दिन से ही मतदान होने पर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि समीक्षा के दौरान बीजेपी कांकेर लोकसभा सीट को अभी भी कमजोर मान रही है। समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोगों के रुझान और रिस्पांस के आधार पर हमने समीक्षा की है, जिसमें बीजेपी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। दोनों प्रमुख दलों ने परिणाम से पहले शुरू की समीक्षा। बीजेपी को कांकेर लोकसभा में लग रही है कांटे की टक्कर। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश ठाकुर 6,914 वोटों से हारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में ब्रजेश ठाकुर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और कोरबा से आस है। कांग्रेस मुख्यालय में मतदान और बूथ स्तर से मिली जानकारी पर मंथन हो रहा है। दोनों दल युवाओं और महिलाओं के मतदान का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी जहां संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी फीडबैक लेने में जुट गई है। इतना ही नहीं, विधायक, पूर्व विधायक और निचले स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा कर ब्यौरा मांगा गया है। कांग्रेस जहां लोकसभा की 11 सीटों में अच्छे परिणाम पार्टी के पक्ष में आने की बात कर रही है तो समीक्षा में कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा के दौर जारी हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बीजेपी की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी 10 साल का काम बताने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी। और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है। परिणाम आने से पहले समीक्षा के मायने क्या हैं, ये तो खुद राजनीतिक दल ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से 3 चरणों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा हुई, ये उनके जीत के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल देखना होगा कि समीक्षा में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो 4 जून को आने वाले रिजल्ट में कितनी सही और कितनी गलत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार इसी खबर को लेकर। क्या कुछ निकला मृगेंद्र, समीक्षा में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? किसकी कहां बढ़त है, किसकी कहां घटोतरी है, कि दोनों कह रहे हैं कि सब बल्ले बल्ले? देखिए, मतदान होने के बाद दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी जीत हो रही है, लेकिन भाजपा की जो आंतरिक समीक्षा हुई है उसमें 3 सीटों को प्रमुख तौर पे जहां माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। हालांकि भाजपा सभी 11 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन राजनांदगांव, कांकेर और कोरबा, ये 3 सीटें हैं जहां फाइट करती हुई कांग्रेस नज़र आ रही है। भाजपा की समीक्षा हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस की जो समीक्षा हुई है उसमें 5 सीटें वो मान रहे हैं कि उसमें हमको
हमारी कुछ संभावनाएं हैं, उसमें ये 3 सीट राजनांदगांव, कांकेर और कोरबा के साथ साथ जांजगीर चांपा और बस्तर सीट है। हालांकि बस्तर पे मतांतरण, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था और धर्मांतरण के खिलाड़ी को भाजपा ने उतारा था। उस लिहाज से माना जा रहा है, भाजपा ये मानकर चल रही है कि बस्तर में उनकी जीत होगी। तो कुल मिलाकर ये 5 सीट जो है जिस पे या तो कांग्रेस अपना दावा कर रही है या बीजेपी। हालांकि अब तक कोई भी दल, दोनों ही दल ये स्पष्ट नहीं बताने की स्थिति में है कि 11 की 11 सीटें क्या उनके पाले में आएगी, या कांग्रेस जो है ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि 5 सीटें उनके पास आएंगी। जी, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। वोटिंग कई जगहों पर भी अपने अपने अलग अलग दावे हैं। क्या समीक्षा में इनको लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई? और समीक्षा बैठक की जरा जरूरत की बात कर दीजिएगा कि इसकी जरूरत क्या है, क्या इसको लेकर आगे के जो 4 चरण हैं उनमें कुछ आवंटन होगा, जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्हें दायित्व दिए जाएंगे, या कुछ इस समीक्षा को लेकर जो कुछ जानकारी हो? नहीं, देखिए, भाजपा की पूरी रणनीति रहती है कि हर चुनाव के बाद समीक्षा करते हैं किस विधानसभा में कितने वोट पड़े, क्योंकि विधानसभा वार भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी देती है। हालांकि इस बार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस भी चुनाव मतदान होने के बाद समीक्षा कर रही है, जो पहली बार है। आमतौर पे आप देखे होंगे कि कांग्रेस में समीक्षा का चलन नहीं रहा है। पार्टी के नेता जो बताते हैं, जिस हिसाब से फीडबैक आता है उसे ही मान लिया जाता है। लेकिन बीजेपी बूथवार, जिलावार, मंडलवार समीक्षा करती है और इस चुनाव में भी किया गया है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसा भाजपा का एक रूट चार्ट रहता है कि पड़ोसी राज्यों में यहाँ के नेताओं को भेजा जाए, और उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भाजपा के नेताओं को लगातार भेजा जा रहा है, वहां प्रचार किया जा रहा है और भाजपा के पक्ष में कैंपेन कराया जाए। ठीक है मृगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो समीक्षा भी समझ गए आप, तमाम जानकारी भी आपको मिल गई, क्या कुछ जिम्मेदारी हो रही है और समीक्षा में अंदर खाने की खबर क्या निकल कर आई है वो भी आपको बता दी। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अन्य राज्यों में जिम्मेदारी दी जाती है नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस भी दे रही है जिम्मेदारी, क्योंकि आगे 4 चरणों का चुनाव है। कहां क्या जिम्मेदारी है, इसी से जुड़ी अगली खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत सीनियर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के लोगों को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए ओडिशा और झारखंड में तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव 8 मई से ही उड़ीसा में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद एक एक कर निर्धारित क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी तमाम लोग प्रचार प्रसार में अन्य राज्यों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, यहां भी कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, और लेकिन सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं। इन सब जिम्मेदारियों को लेकर, दूसरे राज्यों में नेताओं के छत्तीसगढ़ से निकलकर जाने को लेकर अरुण साव उप मुख्यमंत्री और शिव डहरिया पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से प्रतिक्रिया दी है। उसे सुनिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का उड़ीसा और झारखंड से प्रत्यक्ष संबंध रहा है, और इसके कारण से पार्टी ने उड़ीसा और झारखंड में छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव के लिए भेजा है, चुनाव में वहाँ के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए भेजा है, और जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से हम 11 सीट में अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी, और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं, और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है। अनमोल, हमारे सहयोगी ज्यादा बात को उतार दिया गया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है ओडिशा और झारखंड के मामले में। क्या खबर है?
बिल्कुल नितेश, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा इसी के लिए जानी जाती है, इसीलिए भाजपा को चुनावी मशीनरी कहा जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता है उन्हें फिलहाल आराम नहीं है, उन्हें जो है पड़ोसी राज्यों में ड्यूटी में लगा दी गई है। झारखंड की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए झारखंड भी सीमावर्ती जो इलाका है सटा हुआ अंबिकापुर और चिरमिरी, तो उधर के जो नेता हैं श्याम बिहारी जायसवाल आते हैं सरगुजा संभाग से, रामविचार नेताम आते हैं, लक्ष्मी राजवाड़े आती हैं, तो इनका देखिए जो प्रभाव है, इनकी जो भाषा शैली है वो झारखंड से टच करती है। इसीलिए यही वजह है कि इन्हें झारखंड में ड्यूटी दी गई है। वहीं मैं अगर उड़ीसा की बात कर लूँ तो उड़ीसा में देखिए ट्राइबल बेल्ट काफी ज्यादा है जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से सटता है। यही वजह है कि किरण सिंहदेव हो गए चाहे सीएम विष्णुदेव साय हो गए, इन्हें उड़ीसा भेजा गया है। तो भाजपा देखिए एक तय रणनीति के तहत अपने नेताओं को जिम्मेदारी देती है। और देखिए उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी एक साथ हो रहा है, तो भाजपा नेताओं को अब उड़ीसा में लगा दिया है ताकि जो समय बचा है नेताओं उसका। अनमोल, कांग्रेस कितना मुकाबले में है महाप्रचार में? देखिए इस बार कांग्रेस थोड़ा कोशिश कर रही है, क्योंकि दीपक बैज हो गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, चाहे हम मोहन मरकाम की बात करें, जो ट्राइबल लीडर्स है कांग्रेस में, इस बार कांग्रेस ने भी देखिए एक कदम बढ़ाया है। वो भी अपने ट्राइबल लीडर्स को जो है उड़ीसा में ड्यूटी लगाए हैं। लगातार कांग्रेस के भी जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो उड़ीसा जा रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा एक जो सीमावर्ती इलाका है, जैसा मैं आपको पहले ही बताया, वो ट्राइबल बेल्ट एरिया है। तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि आदिवासियों को साधा जाए और बीजेपी का जो एक नया पैतरा है उसको जो है मुकाबला दिया जाए। जी नितेश, अगर वोटिंग ट्रेंड्स देखे जाएं और पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है अनमोल। एक तो विधानसभा चुनाव के लिए भी नेताओं के दौरे कितने कारगर होंगे, और दूसरी चीज जो कांग्रेस पीछे नजर आ रही है इस प्रचार में, वो सीटों की संख्या में पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर झलक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी बढ़त ले रही है, लोकसभा में भी बढ़त ले रही है। बिल्कुल नितेश, आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक डोमिनेंस पोजीशन में है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है लगातार प्रयास में जुटी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिली है उड़ीसा झारखंड में जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था तो भूपेश बघेल को भी वहां जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसी तरीके से इस बार भी जो है दीपक बैज और तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कितना कारगर होता है, और बीजू पटनायक सरकार को हिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कितना एफर्ट्स लगाते हैं और कितना प्रतिफल मिलता है। अनमोल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।